डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। इस समय वहां एक यंग आवाज थी जो कोर्ट में गरज की तरह फट पड़ी। किसने कहा कि मेरे इंडिया में कोई नहीं है? किसने कहा कि इंडिया में मेरा कोई नहीं है? उस तेज चिल्लाहट में एक भयानक गुस्सा था जो आसमान में गूंज रहा था। थोड़ी देर के लिए इवेंट में मौजूद सभी लोग आवाज के पीछे देखते रहे, लेकिन तभी एक पतला और लंबा लड़का भाले की तरह सीधा, बहुत शांत शरीर के साथ एक ड्रैगन की तरह रिंग की तरफ दौड़ा। उसके गुस्से की दहाड़ सुनकर वहां मौजूद लोग बहुत खुश हुए। सब सोचने लगे कि इस नाजुक पल पर कोई जबरदस्त योद्धा आ गया है। लेकिन अगले ही पल जब सबने देखा कि वो आयान है, तो सब थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए और फिर निराश होकर चुपचाप सिर हिला दिया। बॉडी टेम्परिंग पिल लेने के बाद आयान न सिर्फ पहले से और भी ताकतवर हो गया था, बल्कि उसके चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया था। उसकी भौहों के बीच एक खास विश्वास था और वो पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा था। लेकिन फिर भी उसका चेहरा अभी भी बच्चा ही लग रहा था, जैसे कोई 18 या 19 साल का लड़का। इस उम्र में बहुत कम लड़के होते हैं जो 7वीं रैंक के योद्धा बन पाए हों, और फिर वीरायन जैसे 9वीं रैंक वाले ताकतवर से लड़ने की तो बात ही छोड़ो। इस समय भीड़ में से एक आदमी ने धीरे से कहा, छोटे भाई, मस्ती करने के लिए ऊपर मत जाओ, समय मत खराब करो, नीचे आ जाओ। सही कहा, जब 9वीं रैंक के ताकतवर बसंत मारे गए तो तुम कैसे जीत सकते हो? और वहां बैठे राजवीर ओबरॉय के चेहरे पर गहरा सदमा था। उसके दिमाग में भले ही आयान ने 7वीं रैंक वाले योद्धा भूपेंद्र को हरा दिया था, लेकिन फिर भी वह सोचता था कि आयान शायद किसी पुरानी मार्शल आर्ट परंपरा से आया हो। फिर भी वो वीरायन का मुकाबला नहीं कर सकता। वीरायन को हराने के लिए सिर्फ कोई मार्शल आर्ट का मास्टर ही ऐसा कर सकता है। राजवीर ओबरॉय को इस बात की भी फिक्र थी कि आयान ही अकेला इंसान है जो उसकी पोती की अजीब बीमारी को ठीक कर सकता है। अगर वो मर गया तो कोई भी रिया के शरीर में जमा हुई आइस पावर को नहीं दबा पाएगा। लेकिन आयान अब रिंग में जा चुका था। अब राजवीर ओबरॉय चाहकर भी उसे नहीं रोक सकता था, तो वो बस एक चमत्कार की दुआ कर सकता था। और फिर जब आयान ने किसी की निराशा से भरी बात सुनी, तो उसने अपनी भौहें उठाईं और सीरियस आवाज में कहा, दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये इंडिया की पवित्र जमीन है, मेरी अपना देश है। कोई जापानी आदमी इतना घमंडी कैसे हो सकता है? आज अगर मेरा खून यहीं बह जाए तो भी मुझे यकीन है कि अगर मैं गिरा तो हजारों लोग खड़े होंगे। इंडिया की ये 5000 साल पुरानी आत्मा कभी नहीं बुझ सकती। आयान की बातों में दम था। वहां मौजूद सारे इंडियन ऑडियंस के दिल में जोश भर गया। भले ही सब जानते थे कि आयान शायद वीरायन से हार जाएगा, फिर भी वो उसकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और चिल्लाए, छोटे भाई, बहुत सही कहा। हमने इंडिया में 5000 साल देखे हैं, इतने ही हीरोज और शहीदों ने देश को बचाया है। छोटे भाई, शांति से जाओ, हम तुम्हें जरूर अच्छे से दफनाएंगे और आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारे लिए बहुत सारा कागज का पैसा जलाएंगे। इन थोड़े मनहूस शब्दों को सुनकर आयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भले ही बाहर से लगता था कि वो वीरायन से हार जाएगा, लेकिन उसके पास एक ऐसा रहस्य था जो सब कुछ बदल सकता था। उसके पास वीरायन से निपटने का एक आखिरी तरीका था, महान अमर आत्मा विदुरदेव की मदद। और उसी समय महान अमर आत्मा विदुरदेव की आवाज आयान के कानों में गूंजी। आयान, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? तुम्हारे सामने जो वीरायन खड़ा है, उसे हराने के लिए तुम्हें कम से कम 9वीं रैंक के टॉप लेवल की या फिर ग्रैंड मास्टर जैसी पावर चाहिए। लेकिन तुम्हारे अभी के शरीर में अगर इतनी ताकत डाली गई तो ये ऐसे होगा जैसे किसी हवाई जहाज का इंजन किसी सिंपल कार में लगा दिया हो। भले ही ताकत जबरदस्त हो, लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारा शरीर फट सकता है और हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। महान अमर आत्मा विदुरदेव, मैंने सोच लिया है। आयान का जवाब साफ था। स्किल चमत्कारी नहीं हो सकते। अगर मेरे पास ये ताकत है तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है। अब जब कोई भी वीरायन को रोक नहीं पा रहा तो ये जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी।
उसकी आवाज में जो पक्का इरादा था उसे महसूस कर महान अमर आत्मा विदुरदेव ने धीरे से आह भरी और कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें ताकत दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट होंगे। 5 मिनट के बाद तुम्हारा शरीर अपनी पूरी ताकत खो देगा और ढह जाएगा, और फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। उस समय ताकत तुम्हारे शरीर को छोड़कर किसी और की तलाश करेगी। जैसे ही विदुरदेव की आवाज गिरी, आयान ने महसूस किया कि एक पल में उसके पूरे शरीर में एक गर्म धारा फैल गई और लंबे समय से खोई हुई भावना फिर से आ गई। हर मांसपेशी में सोने को तोड़ने और पत्थरों को तोड़ने की पावर थी और पूरे लड़के की गति पूरी तरह से बदल गई। अगले ही पल आयान ने अचानक देखा कि दूरी में गिरती हुई चट्टान पर 7 सितारा ड्रैगन एबिस तलवार का उसके साथ एक इनविजिबल रिलेशन था। इस समय आयान ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसका हाथ हिलाया, एक गुस्से भरी चीख निकाली जो दुनिया भर में गूंज उठी, तलवार आओ। फिर एक ना विश्वास करने वाला सीन हुआ। ऐसा लग रहा था कि इनविजिबल बड़े हाथों की एक जोड़ी 7 सितारा ड्रैगन एबिस तलवार पकड़े हुए सीधे आयान के हाथ की ओर तैर रही थी। उसके बाद 7 सितारा ड्रैगन तलवार के ऊपर अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी जो एक तारे की तरह चमकीली थी, जिससे लोग सीधे इसे देखने से डरते थे। अगले ही पल आयान ने अवचेतन रूप से ब्लेड को झटका दिया। तलवार की आवाज जो अभी ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, अखाड़े में गूंज उठी, सीधे आसमान में जा गिरी। कंपन की आवाज तेज और शानदार हो गई। यह 7 सितारा ड्रैगन तलवार एक बहुत बड़े ड्रैगन की तरह है जिसे बहुत सालों से कैद किया गया है। यह आखिरकार बेड़ियों से आजाद हो गया और बाहर निकल आया। ड्रैगन आसमान में उड़ता है, 90,000 मील तक उड़ता है। यह सीन देखकर वह पर बैठे ओमकार मल्होत्रा ने कहा, हे भगवान, दिव्य तलवार जिंदा है और मालिक को चुनने में वह सक्षम है। क्या यह पॉसिबल नहीं है कि यह छोटा भाई आयान दिव्य तलवार द्वारा पहचाना गया सच्चा मालिक है? ओमकार मल्होत्रा के इस एरिया पर कब्जा करने का उद्देश्य 7 सितारा ड्रैगन एबिस तलवार के लिए मास्टर चुनना है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य तलवार मास्टर को पहचान लेगी। अब आयान बहुत ही अजीब सिचुएशन में था। इससे पहले कि महान अमर आत्मा विदुरदेव एक बार अपनी 4 आत्माओं की भगवान तकनीक से गुजरे, जिससे उसे सफेद बाघ की पावर का एहसास हुआ, वह बेहद तेज था और उसने सीधे चिराग को हरा दिया। और अब इस 7 सितारा ड्रैगन एबिस तलवार में आयान ने एक नीले ड्रैगन की पावर महसूस की जो दुनिया को देखता था और आम लोगों को चिल्लाता था। देवताओं में से एक महान आदमी नीले ड्रैगन के लिए मूल्यवान नहीं है, इसलिए नीला ड्रैगन 4 हाथियों का सिर हो सकता है। यह हजारों मील तक लहरें और झुंड बनाएगा। इस समय आयान को केवल यह महसूस हुआ कि उसके दिमाग में अचानक एक विशाल नीला ड्रैगन दिखाई दिया, जिसका शरीर एक नजर में अंत नहीं देख सकता था और यह हजारों मील तक फैला हुआ था। सफेद बाघ की निर्णायक हत्या से अलग नीला ड्रैगन एक उच्च देवता की तरह है, राजसी और साहसी, लाइफ और डेथ को इनवाइट करता है। रिपोर्टर के बाद नीले ड्रैगन ने डांस करना शुरू कर दिया, एक पूरी तरह से अलग रूप दिखाते हुए। एक है पावरफुल रैंक वाला आदमी, दूसरा युद्ध का फील्ड है, तीसरा काला पीला है, चौथा बादल है, 5वां कोहरा है, 6ठा समुद्र है और 7वां हवा है, 8 वज्र है, 9 अवतार है और 10 उड़ता हुआ आकाश है। उस समय आयान खुद एक नीले ड्रैगन के रूप में अवतार ले रहा था। नीलकंठ तीर्थ की ओर यात्रा कर रहा था, घूम रहा था, दुनिया को हिला रहा था, भूत रो रहा था और सिचुएशन ने अपना रंग बदल दिया। इस समय पूर्वी आकाश में तारा मंडली अचानक टिमटिमाए, जैसे कि आयान और उसके हाथ में 7 स्टार ड्रैगन एबिस तलवार के साथ एक तरह का रहस्यमय सीख ने उसे ड्रैगन की असली ताकत का एहसास कराया। आयान के लिए यह पूरा प्रोसेस कई शताब्दियों जितनी लंबी थी, लेकिन बाहरी लोगों के लिए यह बस एक चमक थी। अचानक आयान ने अपनी आंखें खोलीं और एक दिव्य तलवार जैसी चमकदार रोशनी उसकी आंखों से निकली और विरायण को देखा। 7 सितारा ड्रैगन एबिस तलवार ने उसे ब्लड रिलेशन का एहसास कराया, जैसे कि वह उसके शरीर का एक हिस्सा बन गई हो। यह सीन देखकर विरायण का पूरा शरीर कांप उठा, मानो कुछ न विश्वास करने वाला देख रहा हो। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। इस समय आयान ने उस पर चमत्कारी दबाव डाला।
जैसे कि वह अपनी तलवार को इच्छानुसार चलाने पर पहाड़ों और धरती और सितारों को तोड़ सकता है। इस समय आयान ने 7 स्टार तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था, जाने के लिए तैयार, जैसे कि पूर्णिमा को खींचा गया एक मजबूत धनुष, और उसकी आवाज अखाड़े में गरज के साथ फूट पड़ी। एक दिन तलवार तुम्हारे हाथ में होगी और दुनिया के सभी कुत्तों को मार डालेगी। वीरायण, मर जाओ। यह अंगूठी तुम्हारी हड्डियों को दफनाने की जगह होगी। एक दिन तलवार आपके हाथ में होगी और दुनिया के सभी कुत्तों को मार देगी। आयान के शब्द रिंग में वसंत की गड़गड़ाहट की तरह फट गए, जिससे इवेंट प्लेस पर मौजूद हर इंडियन ऑडियंस प्रेरित हो गया। उन्हें केवल अपने सीने में खून महसूस हुआ, जैसे कि वे उबलने वाले थे। इस समय हर कोई आयान की गति से प्रेरित था। रिंग के दूसरी तरफ वीरायण गुस्से में था और चिल्लाया, एक इंडियन आदमी, ये चाचा तुम्हें कुत्ते की तरह मारता है। इसके साथ वीरायण ने राक्षस तलवार मुरामासा को कसकर पकड़ लिया। उसकी आभा अपने लिमिट पर पहुंच गई और वह आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ा। चाकू निकालो और काटो। उसके हिंसक शराब पीने के बाद दानव ब्लेड विलेज की तलवार एक पल में खुल गया और एक तेज हत्या का इरादा दुनिया भर में फैल गया, और एक अच्छे ब्लेड आकाश को काटते हुए अखाड़े में दिखाई दिया। वीरायण के 9वें लेवल के शिखर के साथ आंतरिक पावर और बाहरी पावर के तहत एक गहरी काली तलवार की रोशनी का निर्माण हुआ, जो मौत के द्वारा उठाए गए हंसिए की तरह था, जो आयान की गर्दन की ओर वार कर रहा था। वीरायण ने गुस्से से गोली चलाई। यह चाल बिजली की तरह तेज थी। आकाश और पृथ्वी को चीरने की तेजी के साथ साधारण मार्शल आर्टिस्टों के लिए इसका विरोध करना मुश्किल था। एक लिमिट दूरी पर भी आयान कठोर हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था, लेकिन अब वह केवल शरीर पावर बदलाव के 3 स्तरों वाला एक साधक नहीं है। उसका शरीर महान अमर आत्मा विदुरदेव की ताकत से भरा है, और उसके हाथ में है लंबी तलवार पौराणिक 7 स्टार है। हालांकि आयान ने कभी तलवारबाजी नहीं सीखी थी, लेकिन वह ड्रैगन की पावर को समझता था। उसके हाथ में 7 स्टार तलवार के साथ उसे एक अजीब एहसास हुआ। वह तलवार लेकर चला और जैसे जैसे वह बढ़ा, तलवार अपने आप चलने लगी। अगले ही पल आयान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, मानो उसने कुछ देखा ही न हो। उसने अपनी लंबी तलवार आगे की ओर तान दी। यह तलवार सतर्क थी और सामने खड़ा हिरण डर कर अपने सींग झुका चुका था। कोई साफ निशान नहीं था, लेकिन तलवार ने वहां की सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला किया। उसी समय 7 सितारों वाली ड्रैगन तलवार से निकली सुनहरी रोशनी ने काली तलवार की रोशनी को ढक लिया। वीरायण को ऐसा लगा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसका वह सामना नहीं कर सकता। दिव्य पावर के 7 सितारों से तलवार पकड़ रहा उसका दाहिना हाथ कांप गया। वह अपनी राक्षसी तलवार को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। उसे पीछे हटना पड़ा, पूरे 10 मीटर। वह डरते हुए आयान को घूरता रहा। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। इसी समय आसपास खड़े लोग देख रहे थे कि जो वीरायण पहले सब पर भारी था, वह अब एक भी वार नहीं कर पा रहा था। पहली ही भिड़ंत में वह हवा में गिर पड़ा। सब लोग चिल्ला उठे, छोटे भाई, कमाल कर दिया, इस घमंडी को असली इंडियन पावर का मतलब समझा दो। बहुत बढ़िया छोटे भाई, तुमने दिव्य तलवार पाई है, अब इसे हराओ। छोटे सुंदर लड़के, अगर तुम जीत गए तो हम सब आज रात तुम्हारे साथ खेलेंगे, एक लड़की ने मजाक में कहा। लेकिन इन आवाजों के बीच भी आयान शांत खड़ा था। उसकी नजरें वीरायण पर जमी थीं। वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। महान आत्मा विदुरदेव ने उसे चेतावनी दी थी, यह ताकत वह केवल कुछ मिनटों तक ही रख सकता है। अगर वह जल्दी वीरायण को नहीं हराता तो या तो उसका शरीर यह बोझ नहीं सह पाएगा और फट जाएगा, या फिर वह वीरायण की तरह मारा जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अचानक वीरायण जोर से हंसा और बोला, लड़के, मैं मानता हूं कि तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। उसने अपनी तलवार मुरामासा उठाई और अपने बाएं हाथ की हथेली को काटा। खून बहने लगा, लेकिन खून जमीन पर गिरने के बजाय तलवार में समा गया, जैसे वह तलवार खून पी रही हो। अब तलवार पर लाल चमक थी, बहुत अजीब। उस लाल तलवार से एक डरावनी ठंडक निकली। सामने की लाइन में खड़े लोग कंपा उठे, जैसे खून जम जाएगा। यह तो खून से तलवार को ताकत देना है, एक बुजुर्ग योद्धा बोला। छोटे भाई, संभल कर, अगर वह तलवार तुम्हें छू ले
तो बहुत बुरा हो सकता है। आयान को पहले ही खतरे का एहसास हो गया था। वह सतर्क हो गया। अब वीरायण की आंखों में लाल चमक थी। उसने तलवार उठाई और हवा में एक बवंडर जैसा तूफान उठ गया। ऐसा लगा पूरी दुनिया घूम रही हो। पूरा फील्ड हिल गया। हवा इतनी तेज थी कि जैसे तलवार बन गई हो। सबकी चमड़ी को चीर रही थी। लड़कियां डर से भागने लगीं और लोगों को कुर्सी पकड़नी पड़ी। वीरायण नाम का यह योद्धा एक जिंदा ड्रैगन बन गया था। वह आयान को मारना चाहता था। यह उसका सबसे ताकतवर वार था। इसमें उसकी पूरी ताकत थी। यह देखकर सब डर गए। यह वीरायण की असली ताकत है। यह बहुत खतरनाक है। कोई भी मास्टर इसके सामने नहीं टिक पाएगा। यह छोटा लड़का शायद अब नहीं बचेगा। क्या अफसोस, वह बहुत आगे जा सकता था। लेकिन जैसे ही यह वार हुआ, आयान को अपने हाथ की तलवार से एक जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ, जैसे कोई अजगर दहाड़ मार रहा हो। ड्रैगन की ताकत पूरे शरीर में फैल गई। अब आयान को लग रहा था कि वह खुद एक उड़ता हुआ ड्रैगन बन गया है। ड्रैगन कभी ऊपर उड़ता है, कभी छुप जाता है। वह बड़ी ताकत वाला होता है और सब कुछ बदल सकता है। अगर राक्षस तलवार एक बुरी बाढ़ थी, तो 7 स्टार एल एक दिव्य अजगर था जो आसमानों में उड़ता है और सबको तुच्छ समझता है। अब तय होना था कौन ज्यादा ताकतवर है। ड्रैगन नो आवाज की दुनिया में आत्मसमर्पण करता है। आयान चिल्लाया और उसकी सारी पावर तलवार में समा गई। धमाका! दोनों तलवारें टकराईं और जोर का धमाका हुआ। हवा में लहरें फैल गईं और धूल छा गई। कुछ भी दिख नहीं रहा था। आधा मिनट बाद जब धूल हटी, सब देख सकते थे। फील्ड पूरी तरह तबाह हो चुका था। चारों तरफ गड्ढे थे। फील्ड 1 मीटर गहरा धंस चुका था। एक और आयान खड़ा था, अपनी तलवार म्यान में डाले। उसकी शांति और रोशनी ऐसी थी कि लोग उसकी तरफ सीधे नहीं देख पा रहे थे। दूसरी ओर वीरायण जमीन पर गिरा था, खून से लथपथ, घायल, टूटा हुआ। उसकी राक्षसी तलवार भी टूट गई थी और उसका लाल प्रकाश अब बुझ गया था। वीरायण ने खून थूका। उसकी आंखों में डर था। वह चिल्लाया, लेकिन आयान अब सिर्फ शरीर पावर के 3 लेवल वाला एक साधक नहीं है। उसका शरीर अब महान अमर आत्मा विदुरदेव की ताकत से भरा हुआ है और उसके हाथ में है लंबी तलवार है जो 7 स्टार पावर से भरा हुआ है। हालांकि आयान ने कभी तलवार चलाना नहीं सीखा था, लेकिन वो ड्रैगन की ताकत को समझता था। उसके हाथ में 7 स्टार तलवार आते ही उसे एक रहस्यमयी एहसास हुआ, जैसे तलवार खुद उसे रास्ता दिखा रही हो। आयान आगे बढ़ा और बिना सोचे तलवार को चलने दिया। अगले ही पल उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, जैसे उसने कुछ देखा। इम्पॉसिबल! तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? मैंने अभी जो स्टॉर्मरेज और ड्रैगन स्लैश का इस्तेमाल किया है, वह ग्रैंड मास्टर के नीचे अजेय है। तुम इसे कैसे हरा सकते हो? यह सुनकर आयान ने लंगड़ाते हुए वीरायण की ओर देखा, जैसे किसी शांत चींटी को देख रहा हो, और ठंडे आवाज में बोला, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। आयान की आवाज जैसे कोई इनविजिबल तलवार हो, एक बार फिर वीरायण के दिमाग पर तीरों की तरह चोट कर गई। अगर कोई और ये बात कहता तो लोग हंस पड़ते, लेकिन अब जब आयान ने ये कहा तो सबको उसकी जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। तुम जानते हो, वीरायण जापान के फेमस मार्शल मास्टर के करीबी स्टूडेंट हैं, जो 100 साल में एक बार मिलने वाला जीनियस माना जाता है, और साथ ही वो दानव तलवार मुरामासा का वारिस भी है। फिर भी आयान ने न सिर्फ उसे हरा दिया, बल्कि खुद को चोट तक नहीं लगने दी। शुरू से अंत तक दानव ब्लेड विलेज का वीरायण उसे छू भी नहीं पाया। अगर आयान कोई पुराना अनुभवी मास्टर होता तो लोग मान भी जाते, लेकिन उसका चेहरा तो अब भी मासूम सा था, ज्यादा से ज्यादा 18-19 साल का। इस उम्र में इतनी खतरनाक ताकत होना, यहां तक कि इंडिया की मार्शल दुनिया में भी इसे एक बहुत कम मिलने वाला चमत्कार ही कहा जाएगा। इस समय जमीन पर गिरा वीरायण एक बेबस परछाई की तरह दिख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब लाल रंग आ गया था। मांसपेशियां फड़कने लगीं, चेहरा बिगड़ गया और वो कांपती आवाज में बोला, ग्रैंड मास्टर के नीचे मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। क्या तुम सच में ग्रैंड मास्टर लेवल के हो? आयान ने यह सुना, लेकिन न तो हां कहा न ही मना किया। बस बेहद ठंडे आवाज में 7 स्टार ड्रैगन तलवार उठाई और बोला, वीरायण, जब तुम रिंग में खड़े हो और मेरे अपने लोगों को मार रहे हो, तो तुम्हें मारे जाने का डर होना चाहिए। अब मर जाओ।
आयान के शरीर से निकली हत्या की भावना को महसूस करके वीरायण का पूरा शरीर कांप उठा। डर के मारे उसकी मांसपेशियां जकड़ गईं। जब उसने ऊपर देखा तो उसे लगा जैसे यमराज खुद सामने खड़े हों, मौत और जिंदगी का फैसला सुनाने वाले। वो चिल्लाया, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे मास्टर बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो वो इंडिया आएंगे और तुम सबको खत्म कर देंगे। क्या बोला? सबको मार डालेंगे? है, क्या धमकी दे रहा है? आयान बोला, महान आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर डैनी, क्या बड़ी बात है। अगर उसने इंडिया में कदम रखने की हिम्मत की तो मैं उसे भी अपनी तलवार से काट दूंगा। आयान की ये जबरदस्त बात सुनकर पूरे स्टेडियम में लोगों की भावनाएं फूट पड़ीं। सब चिल्ला उठे, उसे मार दो, मार दो। ये सब देखकर वीरायण के साथ आए जापानी योद्धा घबरा गए। वो बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आसपास मौजूद मार्शल आर्टिस्ट के स्पेशलिस्ट पहले से तैयार थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, रैंक 7 और 8 के 1 दर्जन से ज्यादा योद्धा उन्हें घेरने आ गए। रिंग में उसी पल आयान ने अचानक 7 स्टार तलवार उठाई और वीरायण की गर्दन पर वार किया। अगले ही पल वीरायण का सिर उड़ गया, लाल खून बहता चला गया। उसका सिर जमीन पर गिरा, आंखें अब भी हैरान, मुंह खुला हुआ जैसे कुछ कहना चाहता हो पर अब कुछ भी कह नहीं सका। जापान का ये हीरो, जापान का 100 साल में एक बार का प्रतिभाशाली योद्धा पूरी तरह खत्म हो चुका था। आयान धीरे धीरे चलकर सिर के पास आया, फिर अचानक एक जोरदार लात मारी जिससे सिर की बची खुची ऊर्जा भी बाहर निकल गई और उसका सिर सीधे फट गया जैसे बारूद हो। आयान दयालु नहीं है, खासकर ऐसे नीच लोगों के लिए। उसका ये वार देखकर ऑडियंस की खुशी और भी बांध गई। जो अपमान उन्होंने वीरायण से सहा था, उसका जवाब अब 2 गुना मिला और वो भी सबसे शानदार तरीके से। तभी ऑडियंस में से एक योद्धा चिल्लाया, भाई, तुम किस परिवार के वारिस हो? इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास मास्टर की ताकत है? आयान ने थोड़ा सोचा और फिर जोर से कहा, ध्रुव। उसने जानबूझकर अपना असली नाम नहीं बताया, क्योंकि अगर कोई आयान नाम पूछे तो उसकी असली पहचान पता लगाई जा सकती है। आयान नहीं चाहता कि उसकी शांत जिंदगी में कोई दखल हो। वैसे भी वो असली मार्शल मास्टर नहीं था। वो तो विदुर देव की मदद से इतना पावरशाली हो गया था। अब वो उस पावर के असर को महसूस कर रहा था। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, हर मांसपेशी जैसे टूट रही हो। अगर उसकी इच्छा पावर मजबूत नहीं होती तो अब तक बेहोश होकर गिर गया होता। इसलिए उसने एक नकली नाम इस्तेमाल किया। विदुरदेव ने पहले बताया था कि उनका स्कूल ध्रुव स्कूल है, तो आयान ने यही नाम रख लिया। जब लोगों ने सुना तो वो चिल्लाने लगे, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। कुछ देर के लिए ध्रुव नाम पूरे अखाड़े में गूंजता रहा। हर ऑडियंस दिल खोलकर चिल्ला रहा था। जिस पल आयान ने तलवार घुमाकर वीरायण को मारा, वो सबके दिलों दिमाग पर छा गया। शायद कई सालों बाद भी लोग उस सीन को याद रखेंगे। शायद पहले कोई इस नाम को नहीं जानता था, लेकिन अब ये नाम लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाएगा। यंग मास्टर ध्रुव सबकी नजरों में आयान 7 स्टार तलवार लेकर धीरे धीरे मंच से नीचे उतर गया और आखिर में सबकी नजरों से ओझल हो गया। हीरो चला गया, लेकिन उसकी कहानी अभी भी सबके दिल में थी। हालांकि जो आयान अब सबसे छुपा हुआ था, वो जल्दी से पास के वॉशरूम में घुस गया, दरवाजा बंद किया और फिर एकदम से गिर पड़ा। थकावट ने उसे घेर लिया। वो पसीने से भीग हुआ था, जैसे 10 दिन से रेगिस्तान में चल रहा हो। जैसे अब गिर पड़ेगा, जैसा विदुरदेव ने कहा था। ये ताकत उसके शरीर पर भारी बोझ बन गई थी। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो वीरायण को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आयान खुद ही फट जाता। शुक्र है कि वो जीत गया। ये खतरनाक लड़ाई जिसमें उसकी जान पर बनी थी, उसे सिर्फ ड्रैगन की पावर समझने का मौका नहीं मिला, बल्कि उसे 7 स्टार तलवार भी मिल गई। अब अगर वो आम हालत में भी लड़ता तो ये दिव्य तलवार उसकी ताकत को और बढ़ा सकती है। 10 मिनट तक वॉशरूम में छिपा रहा, फिर धीरे से सांस ली, अपना चेहरा धोया, कपड़े ठीक किए और वहां पर वापस लौट गया। जब वो अंदर गया तो राजवीर ओबरॉय और ओमकार मल्होत्रा, जो उसके बारे में बात कर रहे थे, एक साथ खड़े हो गए। दोनों की आंखों में बहुत सारी भावनाएं थीं, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहे हों। ओमकार मल्होत्रा आयान के पास आए और तेजी से झुक गए। उनका ऊपरी शरीर और पैर 90 डिग्री के कोण में थे। ये बहुत आदर वाला तरीका था।
अब बात यह है कि ओमकार मल्होत्रा उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर अंडरग्राउंड नेता माने जाते हैं। वो किसी के सामने नहीं झुकते, लेकिन किसी ने उन्हें किसी के लिए इतना शांत होते हुए कभी नहीं देखा था। पर इस समय उनका बर्ताव बिल्कुल ऐसा था जैसे ये सब बहुत नॉर्मल बात हो। फिर उन्होंने गहरी आवाज में आयान से कहा, मेरे प्यारे मास्टर से मिलिए मिस्टर मल्होत्रा। आप ये क्या कर रहे हैं, जल्दी उठिए। ये कहकर आयान भी उन्हें उठाने आगे बढ़े, लेकिन ओमकार मल्होत्रा बोले, आयान, आज जो कुछ हुआ वो उन जापानी लोगों की साजिश थी। न सिर्फ वीरायण जैसा ताकतवर लड़का आया, बल्कि उन्होंने मुझ पर हमला करवाने के लिए 1 अरब इंडिया के रुपए भी खर्च किए। अगर आपने मदद नहीं की होती तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये होती कि हमारे देश का खजाना 7 स्टार ड्रैगन एबिस तलवार जापानियों के हाथ लग जाता। पर मुझे यकीन है उन जापानियों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आखिरी समय में मास्टर आयान आकर सब कुछ पलट देंगे। आपने हमारी हवेली को बचा लिया, आप ये आदर जरूर स्वीकार करें। मिस्टर मल्होत्रा, आप जरूरत से ज्यादा कह रहे हैं। आयान मुस्कुराकर बोले, अभी जैसी हालत है, कोई भी इंडिया का योद्धा होता, वो सामने आता और दुश्मन से लड़ता। हाँ, मास्टर आयान, आप सही कह रहे हैं, ओमकार मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा और अपनी जेब से एक काले और सुनहरे रंग का कार्ड निकाला। गहरी आवाज में बोले, आयान, ये कार्ड ले लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं इसमें 2 मिलियन डलवा दूंगा। मुझे पता है आपको इस पैसों की जरूरत नहीं, पर यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मुझे उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। 2 मिलियन! ये सुनकर आयान ऊपर से तो शांत रहे, लेकिन अंदर से शॉक्ड हो गए। कुछ समय पहले वो एक आम स्टूडेंट थे। उनका सपना था कि किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ें और फिर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। 10,000 की सैलरी ही उन्हें काफी लगती थी, लेकिन अब इतनी बड़ी रकम उनके सामने थी। बस हाँ कहने की देर थी और सब कुछ उनका हो जाता। इतने पैसों से न जाने कितनी जड़ी बूटियां खरीदी जा सकती हैं, कितनी ताकत की दवाइयां बनाई जा सकती हैं, और अगर बैंक में रखें तो हर साल 60 लाख मिलेंगे। थोड़ी देर के लिए तो आयान का दिमाग ही घूम गया, लेकिन कुछ सोचने के बाद उन्होंने सिर हिलाया और साफ साफ कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ओह! ओमकार मल्होत्रा ने भौहें उठाकर पूछा, क्या आपको लगता है कि ये रकम कम है या फिर मैं छोटा आदमी हूं? ना तो ऐसा है ना वैसा, आयान ने जवाब दिया। आपको यूं ही इनाम नहीं देना चाहिए। मैंने जो किया वो पैसों की वजह से नहीं किया था, और फिर आपने जो तलवार दी है वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आयान की बातों से ओमकार मल्होत्रा समझ गए कि अब और कुछ कहना ठीक नहीं, तो उन्होंने कार्ड वापस ले लिया। लेकिन फिर बोले, मास्टर आयान, ऐसा करते हैं, मेरे पास उत्तर प्रदेश एरिया के बाहर एक क्लब है। कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वहां एक खास तरह का झरना है जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा है। शायद वो आपकी साधना के लिए फायदेमंद हो। ये छोटा सा क्लब मैं आपको गिफ्ट में देना चाहता हूं। ओमकार मल्होत्रा की बात सुनकर आयान का मन भी थोड़ा पिघल गया। उन्हें लगता था कि उनकी साधना रुक गई है, क्योंकि आसपास की एनर्जी बहुत कम थी। अगर सच में वहां ऐसा झरना है तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। थोड़ी देर सोचकर आयान बोले, मिस्टर मल्होत्रा, आप इतने प्रेम से दे रहे हैं तो मैं इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार करता हूं। वीरायण की मौत के बाद बाकी का सारा काम ओमकार मल्होत्रा ने संभाल लिया। आयान ने थोड़ी देर बाद उनसे और राजवीर ओबरॉय से बात की। फिर ओमकार मल्होत्रा ने अपने ड्राइवर को कहा कि उन्हें मर्सिडीज बेंज से क्लब तक छोड़ दे। रास्ते में आयान ने आंखें बंद कर लीं। उनका मन अब भी वीरायण के साथ हुई जानलेवा लड़ाई में उलझा था। जो खतरा उठाता है वही असली इनाम पाता है। ये लड़ाई बहुत खतरनाक थी, लेकिन इससे जो मिला वो भी बहुत कीमती था। L7 स्टार ड्रैगन एबिस तलवार, ड्रैगन की शक्ति, और अब वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। पर अब जब जापानियों को वीरायण की मौत की खबर मिलेगी तो मार्शल आर्ट मास्टर डैनी बदला लेने इंडिया जरूर आएगा। इससे पहले आयान को अपनी ताकत और बढ़ानी होगी। ग्रीन टैंक क्लब जो ओमकार मल्होत्रा ने उन्हें दिया था, उत्तर प्रदेश के बाहर था। वहां का नजारा बहुत सुंदर था और पास ही पश्चिम झील थी। आधा घंटा बीतने के बाद गाड़ी क्लब के खास पार्किंग में रुकी।
वहां बहुत सी महंगी गाड़ियां खड़ी थीं, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, मेर्सिडीज जैसे कार शो हो रहा हो। गाड़ी से उतरते ही आयान को समझ में आ गया कि ये कोई छोटा क्लब नहीं है, बल्कि एक आलीशान यूरोपीय महल जैसा था। 5 मंजिला क्लब बहुत बड़ा और शानदार था। दूर से ही उसकी शानदारता और चमक दिखाई दे रही थी। आयान ने सोचा, कीमत के हिसाब से ये क्लब तो 2 मिलियन से भी ज्यादा का है। लगता है ओमकार मल्होत्रा ने पहले से ही सोच रखा था कि अगर वो पैसे नहीं लेंगे तो उन्हें मनाने के लिए ये तरीका अपनाएंगे। पर अगर वो इतनी दरियादिली न दिखाते तो शायद आयान मना कर देता। इस समय एक महिला जो एक सुंदर जैकेट वाली ड्रेस पहने हुए थी, कुछ ही दूर पर चली गई। वो आयान से कुछ साल बड़ी थी। वह लगभग 22 या 23 साल की थी। एक हरा रेशमी कपड़ा झरने की तरह नीचे लटक रहा था। उसकी त्वचा इतनी नाजुक थी कि अगर हवा लगे तो टूट जाए, जैसे कोई नया नया अंडा छिला हो। वो इतनी मुलायम लग रही थी जैसे उसे छुओगे तो पानी की तरह रिस जाएगी। वह मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ चेरी के फूल जैसे थे। उसकी चमकती आंखें लगातार देख रही थीं और उनमें बहाव था, जिससे लोगों को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसकी आत्मा अनजाने में ही खिंचकर बाहर आ जाएगी। आयान ने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। चाहे वो रिया हो, जो किसी बड़े परिवार से है, या वो फेमस स्टार अन्वी रॉय हो, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। लेकिन ये जो लड़की सामने खड़ी थी, वो एक असली देवी की सुंदरता थी, जैसे कि किसी पुरानी पेंटिंग से निकली हो। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसका शरीर एक पके हुए आड़ू की तरह था, जो एक टाइट सुंदर जैकेट वाली ड्रेस में लिपटा हुआ था। देखकर किसी आदमी की सोच उड़ सकती है। थोड़ी देर के लिए आयान थोड़ा खो गया। वो चुपके से अपनी जीभ काट रहा था, लेकिन फिर भी अपने होश में रहा। इसी समय ये खूबसूरत और शालीन सी लड़की आयान के सामने आ गई। उसका नाजुक शरीर थोड़ा सा झुका और उसके होंठों से हल्की सी आवाज निकली। छोटी लड़की नंदिनी इस क्लब की मैनेजर है। आप मिस्टर आयान हैं। मास्टर ने अभी अभी ऑर्डर दिया है कि आज से मिस्टर आयान हमारे क्लब के मालिक होंगे। नमस्ते मैनेजर नंदिनी, इतने औपचारिक मत बनो, बस मेरा नाम ही लो। आयान मुस्कुरा दिया। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस्टर आयान हमारे बॉस हैं। इज्जत और छोटा बड़ा होने का फर्क होता है। नंदिनी कैसे घमंड दिखा सकती है? नंदिनी थोड़ी घबरा गई। हाँ, मैं कोई घमंडी इंसान नहीं हूं। मुझे मिस्टर ये मत कहो, अजीब लगता है। अगर तुम मुझे नाम से नहीं बुलाना चाहती तो बस मुझे बॉस कह दो, और अगर तुम मुझसे कुछ साल बड़ी हो तो मैं तुम्हें नंदिनी दीदी कहूंगा, आयान ने कहा। नंदिनी थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर धीरे से बोली, बॉस। आयान ने यह सुना और बोला, नंदिनी दीदी, मुझे इस क्लब हाउस में घुमा दो। हाँ बॉस। जैसे ही नंदिनी ने कहा, उसने अपनी पतली कमर को हल्का सा घुमाया और आयान को क्लब हाउस में ले जाने लगी। बाहर से वो शांति से पेश आ रही थी, लेकिन उसके दिल में पहले से ही तूफान चल रहा था। नंदिनी एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी और कम उम्र में ही क्लब की मैनेजर बन गई थी। उसकी काम करने की समझ नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन वो अपने दिल में जानती थी कि उसका मैनेजर बनना बस नाम का था। असली मालिक तो उत्तर प्रदेश की अंडरवर्ल्ड का बड़ा आदमी ओमकार मल्होत्रा था। हालांकि नंदिनी एक जिले के क्लब की मैनेजर थी, लेकिन वो मल्होत्रा से कभी मिली नहीं थी। लेकिन 1 घंटे पहले मल्होत्रा ने पहली बार उसे खुद फोन किया। उसने कहा कि क्लब का मालिक बदलने वाला है और नया मालिक होगा आयान। मल्होत्रा ने खास तौर पर यह भी कहा कि नए मालिक ये कि हर जरूरत को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो। पहले तो नंदिनी को लगा कि मिस्टर ये कोई बड़ा आदमी होगा, ओमकार मल्होत्रा जैसा ही। लेकिन जब उसने देखा कि आयान तो एक नौजवान लड़का है जो उससे भी छोटा है, तो हैरान रह गई। ऊपर से उसमें वो रौब या दबंगई भी नहीं थी जो किसी बड़े आदमी में होती है। और वो खुद ही कह रहा था, नंदिनी दीदी। इस तरह का बर्ताव देखकर नंदिनी को थोड़ी सी हंसी भी आई, पर कोई बात नहीं। एक मैनेजर के तौर पर उसका पहला फर्ज था नए बॉस का भरोसा जीतना। नंदिनी आयान को क्लब हाउस के अंदर ले गई और साथ साथ बताती रही, बॉस, इस क्लब की मेन बिल्डिंग में 5 फ्लोर हैं। पहले फ्लोर पर रिसेप्शन हॉल और पब्लिक एरिया है, दूसरी पर पार्टी हॉल और खाना खाने की जगह, तीसरी पर आराम और मजे की चीजें, चौथी मंजिल पर वीआईपी रूम है और 5वीं पर आपका खास लाउंज एरिया है।
इसके अलावा क्लब हाउस में टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, मसाज स्पा, छोटा गोल्फ कोर्स और बहुत कुछ है। यहाँ 100 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और हर महीने लगभग 3 करोड़ का कारोबार होता है। नंदनी की बात सुनकर आयान थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया। 3 करोड़ अगर खर्च निकाल भी दो तो भी मुनाफा कई लाखों में तो होगा ही। ये क्लब हाउस तो जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। ये तो जैसे एक ही रात में करोड़पति बन गया। लेकिन असली बात सिर्फ इतना पैसा नहीं है। असली चीज तो वो आध्यात्मिक झरना है। आयान को पूरा क्लब घूमने में आधा घंटा लग गया। इसके बाद नंदनी उसे एक खास वीआईपी लिफ्ट से 5वीं फ्लोर पर ले गई जो सिर्फ उसके लिए थी। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला, आयान को सामने की शानो शौकत देखकर झटका लग गया। सैकड़ों स्क्वायर मीटर का एरिया, जमीन पर मोटा फारसी कश्मीरी कालीन, छत पर क्रिस्टल का झूमर, दीवारों पर असली पुराने समय की पेंटिंग्स और हर फर्नीचर बेहद शानदार। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा राजा जैसा पलंग भी रखा था। कुछ पल के लिए आयान को लगा जैसे वो यूरोप के किसी महल में आ गया हो। बॉस, ये आपका बेडरूम है। 5वें फ्लोर पर आपका खुद का वाइन सेलर, सिगार रूम, चाय का एरिया, प्राचीन चीजों का कलेक्शन, जिम, छोटी लाइब्रेरी और एक ऐसा कमरा भी है जो टॉम हॉक मिसाइलों की बमबारी भी झेल सकता है। मतलब एक सिक्योर रूम। नंदनी ने एक एक करके सब बताया। ये सुनकर आयान फिर से हैरान रह गया। उसे अब तक पता नहीं था कि अमीर लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी तो उस आध्यात्मिक झरने में थी। तो उसने नंदनी दीदी से पूछा, वैसे नंदनी दीदी, मैंने भी मिस्टर मल्होत्रा से सुना था कि इस क्लब में एक आध्यात्मिक झरना है। क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? झरना। ये सुनकर नंदनी थोड़ा चौंकी। कुछ देर सोचते हुए बोली, बॉस, क्या आप क्लब हाउस के पीछे पहाड़ों में उस पानी के तालाब की बात कर रहे हैं जो वेस्ट लेक से जुड़ता है? लेकिन मास्टर मल्होत्रा ने हमेशा उसे वर्जित इलाका माना है। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर आयान के मन में एकदम से पक्का हो गया, पीछे के पहाड़ वाला वही तालाब ही ओमकार मल्होत्रा का आध्यात्मिक झरना है। आखिरकार ऐसा खास झरना न सिर्फ ध्यान और शक्ति के लिए काम आता है, बल्कि योद्धाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए मल्होत्रा ने उसे वर्जीय एरिया बना रखा था। अब आयान वहां जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन नंदनी अभी भी उसके बगल में है। आखिरकार यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें उसका ध्यान भटकाने का कोई कारण खोजना होगा। इस समय आयान ने दीवार पर लटकी हुई पुरानी घड़ी पर नजर डाली और पाया कि रात के 11 बज चुके थे। इसलिए उसने नंदनी से बात की और कहा, अहम नंदनी बहन, देर हो चुकी है, मैं आराम करना चाहता हूँ, उठो। फिर उसने कमरे के बीच में बड़े बिस्तर पर वापस देखा। कौन जानता है कि आयान की हरकत नंदनी की आंखों में पड़ गई, लेकिन इसका एक अलग मतलब है। नंदनी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसका नाजुक शरीर अनायास ही कांप उठा और एक पल के लिए झिझकने के बाद उसकी खूबसूरत आंखों में एक उलझी हुई चमक उठी, जैसे उसने कोई बड़ा निश्चय कर लिया हो। उसने हर शब्द कहा, बॉस, मैं समझ गई। उसकी राय में आयान ने अभी जो कहा वह निश्चित रूप से उसके लिए एक संकेत था और उसे बिस्तर पर जाने के लिए कहा। अकेला लड़का और लड़की सूखी लकड़ी और भड़की हुई आग एक ही कमरे में रहते हैं। नंदनी जानती थी कि उसका आसन पुरुषों को बहुत आकर्षक लगता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आयान एक जोशीला यंग लड़का और उसका बॉस था। वह चाहे तो जो चाहे कर सकता था। हालांकि इतने लंबे समय तक क्लब में काम करने के बाद भी नंदनी अभी भी कुंवारी है, लेकिन वह लंबे समय से उन छिपे हुए नियमों से अनजान नहीं है। वह जानती थी कि वह खुद को साफ करने में इसीलिए सक्षम थी क्योंकि बड़े लोगों को पता था कि क्लब के बैक स्टेज में अंडरग्राउंड लीडर ओमकार मल्होत्रा है। इसलिए उसने उसके साथ जुड़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब आयान के अनुरोध का सामना करते हुए उसे मना करने का कोई अधिकार नहीं है। हताशा में उसने 2 पतले हाथ फैलाए और अपने जैकेट को खोल दिया। दूसरी तरफ आयान, जिसकी पीठ नंदनी की ओर थी, ने लंबे समय से उसके जाने की आवाज नहीं सुनी थी। वह अपने दिल में थोड़ा अजीब महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया।
लेकिन अगले ही पल नाक से खून बहने के सीन ने उसकी ऑप्टिक नसों को उत्तेजित कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और छटपटाने लगा। हंसें! नंदिनी के शरीर से बारीकी से तैयार किया गया जैकेट फिसल गया। इसके तुरंत बाद चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह बिना किसी दाग के शव आयान की आंखों के सामने उजागर हुआ। यह कहना होगा कि नंदिनी का फिगर एकदम सही है, असमानता के साथ। एक बिंदु अधिक मोटा है, एक कम पतला है, जैसे कि सुनहरे अनुपात के अनुसार बनाया गया हो। यह सीन देखकर आयान पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका मुंह इतना खुल गया कि वह अपनी मुट्ठी को निगल सके। हालांकि उसने इससे पहले रिया को जोश से चूमा था और बड़ी स्टार अन्वी रॉय के साथ सोया था, यह पहली बार था जब उसने ऐसा वसंत प्रकाश पूरी तरह से देखा था। थोड़ी देर के लिए आयान को केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर से खून बह रहा है, उसका दिल तेज हो रहा था और उसका मुंह सूख गया था। अगर यह कोई और लड़का होता तो मुझे डर है कि वह तुरंत एक जानवर बन जाता और नंदिनी की ओर दौड़ पड़ता। लेकिन आखिरी समय में आयान ने अभी भी लॉजिक का एक निशान बनाए रखा। तुरंत पलट गया और हकलाते हुए बोला, नंदिनी बहन, तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर नंदिनी थोड़ा हैरान हुई। उसने सोचा कि उसने ऐसा शर्मनाक काम किया है। आयान अभी भी कुछ कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे धकेलना चाहता था? यह सोचते हुए नंदिनी का सुंदर चेहरा अचानक लाल बादलों की एक परत में उड़ गया, जो लगभग खून बह सकता था। बॉस, क्या आपने अभी ऐसा नहीं कहा? क्या आप आराम करना चाहते हैं? नंदिनी आपके बिस्तर पर जाने का इंतजार करेगी। नंदिनी की कांपती हुई आवाज में शर्म के अलावा थोड़ी ज्यादा अट्रैक्शन और नाक की आवाज थी, जिसने लोगों को ऐसा महसूस कराया कि पूंछ की हड्डियां सुन्न हो गई हैं। ऐसे शानदार स्टनर का सामना करने के बाद आप अभी भी उसकी दया पर रह सकते हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि आपको लालच नहीं है, लेकिन आयान ऐसा जानवर नहीं है जो केवल निचले शरीर से सोच सकता है और उसे दोस्त की आदत नहीं है। अगर नंदिनी का शरीर इस तरह से मिल जाता है तो यह उसके विचार में कोई शानदार बात नहीं है। आयान ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और फिर कहा, बहन नंदिनी, आपने गलत समझा है कि मेरा क्या मतलब है। मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं। अपने कपड़े पहनो। जब तक तुम पूरे दिल से क्लब के लिए काम करती हो, मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। जब तक तुम नहीं चाहती, मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम जो भी हो, मैं तुम्हें उस तरह का काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आयान की आवाज रोमांचकारी और पावरशाली थी। एक समय के लिए नंदिनी के दिल में एक गर्म धारा उठी और यहां तक कि उसकी आंखों के कोने भी थोड़े नम थे। वह जानती थी कि वह एक अच्छे बॉस से मिली है। इसके तुरंत बाद वह तुरंत झुकी और जैकेट को उठाया, उसे पहना और सावधानी से घर से बाहर निकल गई। हालांकि उसके दिल में खोने की एक गहरी उदासी थी और उसने चुपके से पूछा कि क्या उसके शरीर में आयान के लिए थोड़ा सा भी लालच नहीं था। दूसरी तरफ नंदिनी के चले जाने के बाद आयान ने तुरंत खिड़की खोली, रात के पर्दे में छलांग लगाई और स्थिर रूप से जमीन पर उतरा। अगर यह सीन दूसरों की नजर में आता है तो मुझे डर है कि वे शॉक्ड हो जाएंगे, लेकिन अब आयान शरीर शक्ति बदलाव के 3 लेवल वाला एक साधक है और उसकी बॉडी फिटनेस को सुपरमैन कहा जाता है। उसके बाद वह तुरंत पीछे के पहाड़ में तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के बाहर 100 मीटर की दूरी पर 3 मीटर से अधिक ऊंची लोहे की बाड़ की एक परत थी जो इसे घेरे हुए थी, लेकिन इसने आयान को बिल्कुल भी नहीं रोका। उसने अचानक सांस ली और उसका शरीर एक निगल की तरह फुर्तीला था, लोहे की बाड़ को पार करके तालाब की ओर बढ़ रहा था। हालांकि पानी के कुंड के जितना करीब, आयान उतनी ही शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जो लगभग तरल अवस्था में संघनित होने वाली थी। बाहरी दुनिया की तुलना में कम से कम 10 गुना शक्तिशाली। आयान को ठीक से पता नहीं था कि यह झील कैसे बना था। यह हवा और पानी के अर्थ में एक प्राकृतिक खजाना होना चाहिए। हालांकि यदि आप इसमें साधना कर सकते हैं तो आपको जरूर से आधे कोशिश में 2 गुना रिजल्ट मिलेगा और एक दिन में 1000 मील की दूरी तय करनी होगी। अगले ही पल आयान ने संकोच नहीं किया और प्लॉप के साथ कुंड में कूद गया। उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं
और महान अमर आत्मा विदुरदेव ने जो सिखाया उसके अनुसार उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि इस आध्यात्मिक झरने में आध्यात्मिक ऊर्जा इनविजिबल रूप से उसके पास आ रही थी। समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे तरोताजा महसूस कराया और वह गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं सका। और उसके बगल में बादल और धुंध हैं, बिल्कुल प्राचीन काल में अमर लोगों की साधना की तरह रहस्यमय और असाधारण। इस अवस्था में आयान जल्दी से समय के बारे में भूल गया और अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा खींचता रहा, उम्मीद करता रहा कि वह जल्द से जल्द शरीर पावर बदलाव के चौथे एरिया में प्रवेश कर जाएगा। जल्द ही रात बीत गई। जब अयान ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो सूरज उग आया था और अगली सुबह 6 बजे से पहले ही हो चुके थे। हालांकि आयान जो पूरी रात नहीं सोया था, उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई और उसने यह भी पाया कि इस आध्यात्मिक झरने में साधना की एक रात बाहर की दर्जनों कड़ी मेहनत के बराबर है। इस नियम का पालन करते हुए वह 1 महीने के भीतर सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। महान अमर आत्मा विदुरदेव के अनुसार एक साधक का क्षेत्र एक धर्मनिरपेक्ष मार्शल कलाकार के क्षेत्र के समान है। शरीर शक्ति बदलाव के 9 लेवल 9 मार्शल आर्ट के अनुरूप हैं और हर 3 क्षेत्र एक बड़ी बाधा है। यदि आप शरीर शक्ति बदलाव के चौथे लेवल तक पहुंच सकते हैं तो आप अमर साधकों के कुछ जादुई जादू सीख सकते हैं। यह देखकर कि देर हो चुकी है, अयान क्लब हाउस से निकल गया। पहले घर गया, अपने कपड़े बदले और बिना रुके स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह क्लास में गया, उसने देखा कि उसकी मेज के पीछे एक सुनहरा कार्ड था जो एक इनवाइट कार्ड निकला। उसे यह निमंत्रण पत्र निकालते देख आसपास के तेज तर्रार छात्र तुरंत चिल्ला उठे, हे भगवान, क्या ये स्कूल के स्टूडेंट विनय का इनवाइट कार्ड नहीं है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि विनय के पापा एक रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिजनेस वाले हैं जिनकी कुल दौलत करोड़ों में है। इसलिए अर्जुन भी बहुत खर्चीला है। हर 1-2 महीने में स्कूल के उन अमीर बच्चों को बुलाने के लिए एक बड़ी पार्टी करता है। ये जान पहचान तो बहुत काम की चीज होती है। मैंने तो सुना है कि कई लोगों ने ये कार्ड पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर ली थी। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आयान जैसे बच्चे को बुलाया जाएगा। अब मामला अलग है। आयान अब नॉर्मल लड़का नहीं रहा। पिछले हफ्ते उसने पूरे नंबर लिए और लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल का न्योता भी ठुकरा दिया। लेकिन क्या आयान काव्या का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है और विनय काव्य का अभी वाला बॉयफ्रेंड है? जब ये तीनों मिलेंगे तो क्या अजीब नहीं लगेगा? सभी की तेज तेज बातें सुनकर आयान हल्का सा मुस्कुराया और उसने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसके हिसाब से ये पार्टी तो बस एक ऐसी जगह है जहां सब लोग एक दूसरे के सामने दिखावा करते हैं और उसका वहां जाने का कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि उस इनवाइट कार्ड में जो जगह लिखी थी वो उसका क्लब हाउस निकाला। ये थोड़ा मजेदार हो गया। थोड़ी देर के लिए आयान ने तुरंत अपना मन बदल लिया और सोच लिया कि चलो थोड़ा मजा किया जाए। दूसरी तरफ काव्या की आंखों में हल्का उदासी वाला भाव आ गया और उसके होठों के किनारे थोड़े ऊपर उठ गए, जैसे वो कोई चाल सोच रही हो। दोपहर में आयान को अचानक स्कूल की रिया का मैसेज आया, आयान, क्या तुम आज रात जा रहे हो? हालांकि रिया ने साफ साफ नहीं लिखा था, लेकिन आयान को पता था कि वो विनय की पार्टी की बात कर रही है। आयान ने जल्दी से जवाब दिया, जा रहा हूं। कुछ ही देर बाद रिया ने भी रिप्लाई किया, तो तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी, और 1 हफ्ता हो गया है, अब इलाज का टाइम है। रिया की ये याद दिलाने वाली बात देखकर आयान को तुरंत याद आ गया कि अगर उसे रिया की अंदर छुपी रहस्यमय ताकत को कंट्रोल में रखना है तो हर दूसरे हफ्ते उसे चूमना जरूरी है। स्कूल टाइम में तो वैसे भी मौका नहीं मिलता। रिया के इरादे देखकर लगता था कि जब वो पार्टी की तैयारी कर रही होगी तब ये इलाज होगा। रिया के गुलाब जैसे नाजुक होंठों के बारे में सोचकर आयान थोड़ा नर्वस होने से खुद को रोक नहीं पाया। दिन जल्दी निकल गया और पार्टी का टाइम रात के 7 बजे लिखा हुआ था। जिन स्टूडेंट्स को विनय ने बुलाया था उनके पेरेंट्स उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े लोग थे, कोई सरकारी अफसर थे, कोई नामी कंपनियों के मालिक। अगर खुद ड्राइव न भी करें तो घर से लग्जरी कारें उन्हें लेने आती थीं।
तो ज्यादातर स्टूडेंट पहले घर जाकर कपड़े बदलते थे और फिर क्लब पहुंचते थे। जब आयान स्कूल के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि काव्या भी वहीं थी। आयान को देखकर काव्या ने मजाक करते हुए कहा, आयान, मैं विनय का इंतजार कर रही हूं। वो पोर्श लेकर आने वाला है। तुम्हारे पास तो कोई कार नहीं है, क्यों ना विनय की कार में ही चलो। काव्या की बात सुनकर आयान ने ठंडी आवाज में कहा, स्टूडेंट काव्य, टेंशन मत लो, मेरे पास कार है और मैं खुद चला जाऊंगा। ओह! ये सुनते ही काव्या ने हैरानी से भौहें ऊपर उठाई और सोचने लगी, इस बदबूदार लड़के ने कब कार ले ली। वो कुछ और पूछने ही वाली थी, लेकिन आयान ने उसे कोई मौका नहीं दिया और चुपचाप वहां से निकल गया। आयान के इस बेपरवाह अंदाज को देखकर काव्या का गुस्सा बढ़ गया। उसके दांत किटकिटाने लगे और उसकी आंखों में जैसे झर उतर आया। उसने मन ही मन कहा, क्या सोचता है खुद को? क्या ये सच में सोचता है कि सिर्फ पूरे नंबर लाकर और हीरो क्लास में आकर कुछ बन गया? सपने देखो, आज रात मैं इसे इतनी बुरी तरह शर्मिंदा करूंगी कि सब इसे देखकर हंसेंगे। शाम के 7 बजे क्लब हाउस के गेट पर लग्जरी कारें इकट्ठी हो गई थीं। इंडियन स्टाइल के कपड़े पहने हुए 17-18 साल के कई लड़के लड़कियां वहां थे। सबके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। बूम! अचानक एक गाड़ी के इंजन की जोरदार आवाज आई और दूर से शाही नीले रंग की एक पोर्श क्लब हाउस के सामने आकर रुकी। फिर उस कार से 2 लड़के और 2 लड़कियां उतरे। एक लड़की ने छोटी सी गुलाबी लाल स्कर्ट पहनी थी। उसके चेहरे पर शानदार मेकअप था और उसने काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक नया LV ब्रांड का बैग था। वह थी काव्या। उसके बगल में बैठा लड़का दुबला पतला और स्मार्ट था। उसने बहुत महंगा सूट पहना था। उसकी भौहें नुकीली थीं और आंखें चमकती हुईं जैसे उनमें तारे हों। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो थोड़ा बनावटी लग रही थी। उसकी बाईं कलाई में एक महंगी घड़ी चमक रही थी जो उसकी अमीरी का सबूत दे रही थी। उस लड़के को देखते ही आसपास खड़े कई लड़के झट से उसके पास आ गए और बहुत इज्जत से बोले, यंग मास्टर हुआ, आप आ गए। ओह विनय, ये पोर्श तो कमाल है। सुना है इसकी कीमत 3 लाख युआन से भी ज्यादा है। हाँ, अरे ये तो मामूली बात है। विनय ने जैसे बिना मतलब की बात की हो, लेकिन उसके लहजे में घमंड साफ झलक रहा था। वैसे विनय, सुना है आज स्कूल की सबसे सुंदर लड़की रिया भी आ रही है। वो तो नॉर्मल डेज में किसी भी पार्टी में नहीं आती। लगता है ये सब आपकी वजह से है। ये सुनते ही विनय के चेहरे पर भी थोड़ी चमक आ गई। असल में विनय ने कई बार रिया को क्लास पार्टी में बुलाया था, लेकिन हर बार रिया ने साफ मना कर दिया था। लेकिन आज पता नहीं क्यों रिया ने आने की हाँ कर दी थी और इससे विनय का दिल अंदर ही अंदर फूल गया। हाँ, ये क्या है? उसी समय किसी ने दूर इशारा करते हुए कहा, अरे वो कौन है? हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर यहां क्यों आ रहा है? ये कोई नॉर्मल पार्टी थोड़ी है। सबने उसकी तरफ देखा। एक लड़का फटी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक पीली कार पर बैठा क्लब हाउस की ओर आ रहा था। वो था आयान। अगर सस्ती गाड़ियों की भीड़ में अचानक एक फेरारी आ जाए तो वो जरूर चमकेगी, लेकिन अगर महंगी गाड़ियों जैसे BMW, मर्सिडीज और पोर्श के बीच एक पीली कार आए तो वो भी कम हैरानी वाली बात नहीं होगी। कुछ सेकंड के लिए क्लब हाउस के बाहर खड़े अमीर बच्चों की आंखें हैरानी से खुल गईं। सब आयान को देख रहे थे। सबके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो। काफी देर बाद किसी ने होश में आकर विनय से कहा, विनय, क्या ये लड़का भी आपने बुलाया है? ये तो बस हमारी इज्जत खराब करने आ गया है। अरे क्या ये वही आयान है, क्लास में मैथ का टॉपर? सुना है कुछ दिन पहले तो वो इतना फेमस हो गया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने भी उसे खुद बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया। हाँ तो क्या, मान लिया उसे मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, फिर भी क्या होगा? आखिर में तो वो किसी ऑफिस में काम करने वाला ही बनेगा। हमारे पापा के नौकर तक लंदन से पढ़कर आते हैं। किसी ने ताना मारा। ये सुनकर आसपास खड़े अमीर लड़के लड़कियां जोर जोर से सिर हिलाने लगे। आजकल किसी गरीब घर में पैदा होना वाकई बहुत मुश्किल है। समाज के सारे बड़े मौके तो पहले से ही अमीर लोगों के पास हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई गरीब बच्चा पढ़ाई में टॉपर बन जाए तो भी वो बस बाकी आम लोगों में सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन ऊंचे वर्ग में नहीं जा सकता।
यहाँ जो लड़के लड़कियां थे वो सब पहले से ही बड़े घरों में जन्मे थे। भले ही उनके नंबर आयान से कम हो, लेकिन उनके पास विदेश तक पढ़ने के रास्ते खुले थे। पढ़ाई के बाद नौकरी की चिंता नहीं, बस अपने मम्मी पापा का बिजनेस संभालना है। उनकी नज़र में आयान चाहे जितना भी होशियार हो, वो उनके लेवल का नहीं था। इसीलिए उन्हें समझ नहीं आया कि विनय ने उसे पार्टी में क्यों बुलाया। उसी समय विनय के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने काव्या की पतली कमर को जोर से पकड़ लिया और सबको बोलने लगा, हे झुग्गी में रहने वाला ये लड़का हमारे जैसे कैसे हो सकता है। मैंने इसे आज खास बुलाया है ताकि काव्या को कुछ शांति मिले और इसे सबके सामने जलील कर सके। ये सुनते ही सब चौंक गए। विनय, आप क्या कह रहे हो? फिर विनय ने धीरे से कुछ फुसफुसाया। उसे सुनकर सबके चेहरे पर समझदारी वाली मुस्कान आ गई। ओह, समझ गए। विनय, आपकी ये चाल तो कमाल है। अब तो आयान की हालत खराब हो जाएगी। हाँ, इस बार तो उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दोगे। कोई मुस्कुराया। हाँ, विनय के लिए आयान को हराना तो जैसे किसी चींटी को कुचलना है, किसी ने कहा। सबकी चापलूसी सुनकर विनय ऊपर से शांत था, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर खुशी से उछल रहा था। उसके पास बैठी काव्या ने अपनी बांह को विनय की बांह में फंसा लिया और नखरे के साथ बोली, पति, अगर तुमने मेरी मदद के लिए इतना किया है तो मैं जानती हूं तुम सबसे अच्छे हो। आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज भी रखा है। जो भी करना चाहो कर सकते हो। काव्या की अदाएं देखकर विनय के पेट के नीचे जैसे गर्मी सी उठने लगी। उसने पेट पर हाथ फेरा और बोला, छोटी परी, फिर आज मत कहना कि रुक जाओ, चलो अंदर चलें। इतना कहते हुए सब लोग क्लब हाउस के अंदर चले गए। करीब आधा मिनट बाद आयान अपनी छोटी पीली गाड़ी से क्लब हाउस के गेट पर पहुंचा। उसने जल्दी से गाड़ी साइड में लगाई और सीधे दूसरी मंजिल पर बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़ गया। बैंक्वेट हॉल बहुत बड़ा था, 500 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा। अंदर की सजावट इतनी शानदार थी कि जैसे कोई महल हो। उस समय सैकड़ों लड़के लड़कियां वहां थे। सबने इंडियन स्टाइल के कपड़े पहने थे और हाथ में रेड वाइन के गिलास पकड़े ग्रुप्स में खड़े होकर बातें कर रहे थे। हालांकि वो सब एक ही स्कूल, उत्तर प्रदेश मिडिल स्कूल के स्टूडेंट थे और सबके चेहरे अभी भी मासूम दिखते थे, लेकिन माहौल किसी बड़ी फिल्म की पार्टी जैसा था, शाही और स्टाइलिश। जैसे ही आयान फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म में वहां पहुंचा, सबकी नजर उसी पर टिक गई। उसकी ड्रेस पूरे माहौल से बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई चिड़िया कौवों के बीच आ गई हो। कई लोगों ने उसे घूरा और धीरे धीरे उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ के चेहरों पर हैरानी थी तो कुछ ने उसे नीचे नजर से देखा। हालांकि आयान ने इस पर ध्यान नहीं दिया और फील्ड में चला गया। उसके आसपास की लड़कियां जो उसके करीब थीं, वो खुद ब खुद पीछे हट गईं, जैसे उस पर कोई बीमारी हो। कुछ समय के लिए आयान एकदम अकेला हो गया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी रात का खाना बूफे में था, तो वो किसी की परवाह किए बिना साइड टेबल पर चला गया, अपनी शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ाईं, जी भर के खाना खाया और शराब पी। उसका ऐसे खाना देखकर वहां मौजूद अमीर बच्चों को भी उससे नफरत होने लगी। यहां तक कि इन खाने को बनाने के लिए 3 बड़े बड़े फेमस शेफ बुलाए गए थे, लेकिन उन अमीरों के लिए ये तो बस आम खाना था। इसलिए वो आयान की तरह अपनी इमेज की परवाह न करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इन अमीर बच्चों में भी 3, 6 और 9 ग्रेड के हिसाब से अलग अलग लेवल होते हैं। इस समय विनय 1 दर्जन लड़कों और लड़कियों से घिरा हुआ था, जो वहां का सबसे खास ग्रुप माना जा रहा था। एक स्टाइलिश लड़का जिसके कान में झुमके थे और बाल ग्रे कलर में रंगे हुए थे, उसने आयान को देखा और बोला, विनय, ये लड़का तो भूखा भूत लग रहा है, जैसे अपने पूरे जीवन में कुछ खाया ही ना हो। हा। विनय ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए बोला, अर्जुन, उसके जैसे किसी के लिए मुझे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी अच्छा खाना खाया ही नहीं है। अब जब मौका मिला है तो जाहिर है कि वो एक ही बार में पेट भर लेना चाहता है, लेकिन खैर, वो खा रहा है और बहुत खुश लग रहा है। मैं बाद में उसे उतना ही दुखी कर दूंगा। पर विनय, इस बार तुमने वाकई बड़ा खर्च किया है। तुमने क्लब में पूरी पार्टी रख दी। मैंने अपने पापा को कहते सुना है कि ये क्लब उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया क्लब है और आज की पार्टी देखकर लग रहा है कि इसका खर्च तो लाखों में होगा।
अर्जुन ने बोला, अरे ये तो बस एक छोटी सी बात है, जब तक सब खुश हैं, विनय ने हल्के से कहा। उसकी ये ठंडी सी आवाज सुनकर वहां मौजूद बाकी सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। हे। अचानक अर्जुन ने एक शरारती मुस्कान दी और बोला, विनय, मैंने सुना है कि इस क्लब का मैनेजर बहुत ही खूबसूरत है। तुमने आज इतना खर्च किया है तो क्यों ना उसे भी बुलवा लिया जाए और उसके साथ 2-4 ग्लास वाइन पी जाए, क्या कहते हो? लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, विनय का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो तेज आवाज में बोला, अर्जुन जरा संभल कर बोलो, अगर ये बात बाहर के किसी ने सुन ली तो शायद तुम्हारे पापा भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या? ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, क्योंकि अर्जुन का परिवार भी उत्तर प्रदेश में जाना पहचाना है। उसके पापा भी करोड़ों के मालिक हैं, तो फिर एक क्लब का मैनेजर इतनी बड़ी बात कैसे बन गया? दूसरी तरफ अर्जुन भी हैरान था। उसने थोड़ा गुस्से में सिर घुमाते हुए कहा, विनय, इतनी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? वो तो बस एक लड़की है। मैंने बहुत से क्लब मैनेजर देखे हैं जो पब्लिक रिलेशन में लगे होते हैं। तुम यहां लाखों खर्च कर रहे हो तो उसे आज्ञाकारी बना सकते हो। अर्जुन, तुम्हें समझ नहीं है, विनय ने उसे डांटा। क्या तुम्हें पता है इस क्लब के पीछे का असली मालिक कौन है? इतना कहकर विनय कुछ सेकंड रुका। उसने सबके चेहरे की खुशी देखी और फिर धीरे धीरे 3 शब्द बोले, ओमकार मल्होत्रा। जैसे ही उसने ये नाम लिया, अर्जुन का चेहरा जो अब तक अकड़ में था, अचानक डर से भर गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कांपते हुए उसने पूछा, विनय, क्या तुम उसी ओमकार मल्होत्रा की बात कर रहे हो जो अंडरवर्ल्ड का सरदार है? और क्या? विनय ने सीरियसली कहा, क्या यहां और कोई ओमकार मल्होत्रा है? यहां की मैनेजर नंदनी वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन वो उसी सरदार के अधीन है। सुना है कि 6 महीने पहले कुछ कोयला व्यापारी यहां आए थे। उन्होंने मैनेजर नंदनी को देखा और उस पर फिदा हो गए। 10 मिलियन रुपए देने को तैयार हो गए, लेकिन मैनेजर नंदनी ने मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उन व्यापारियों के अंग काट दिए गए और उन्हें वेस्ट लेक में फेंक दिया गया। अगर उन्हें समय पर नहीं बचाया गया होता तो अब तक वो सब मर चुके होते। ये सब सुनकर अर्जुन ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और डर से भर गया। तो चाहे मैनेजर नंदनी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पूरे सिटी में अब तक किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत नहीं की। विनय ने घड़ी की तरफ देखा और बोला, अब समय आ गया है, चलो मैं सबको एक मजेदार शो दिखाता हूं। फिर उसने एक वेटर को इशारा किया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर आयान की तरफ इशारा किया। वेटर समझ गया और जल्दी से बाहर चला गया। छूट छूट। उधर आयान का फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने फोन निकाला तो देखा अनु का मैसेज था। आयान, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं तुमसे तुम्हारे घर पर मिलना चाहती हूं। ये पढ़कर आयान शॉक्ड हो गया। असल में अनु से मिलने के अगले दिन ही आयान को पता चल गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि बड़ी स्टार अन्वी रॉय है। उस दिन जब दोनों अलग हो रहे थे, अन्वी रॉय ने कहा था कि वो उसे फिर से ढूंढेगी, लेकिन आयान को लगा था बस ऐसे ही कह रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में उसे ढूंढेगी। आयान ने जवाब दिया, मैं एक क्लास रियूनियन में हूं, शायद देर से घर लौटूं। लेकिन अन्वी रॉय ने तुरंत जवाब भेजा, वाह, मैंने भी बहुत टाइम से क्लास रियूनियन अटेंड नहीं किया, क्या मैं भी आ जाऊं, थोड़ी मस्ती कर लें? आयान बोला, ये शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अन्वी रॉय ने जवाब दिया, क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? फिर अन्वी रॉय ने फिर से लिखा, हाँ, आयान मूर्ख, क्या तुमने मुझे आखिर पहचान ही लिया? पिछली बार तुमने मुझे इग्नोर किया था और मैं बहुत गुस्से में थी। जल्दी से एड्रेस भेजो, मैं बस निकलती हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद आयान ने उसे क्लब का एड्रेस भेज दिया। लेकिन तभी जब आयान फोन में मैसेज टाइप कर रहा था, एक वेटर पीछे से चुपचाप उसकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में रेड वाइन की ट्रे थी। सर, वेटर ने अचानक आवाज दी। आयान ने अनजाने में पीछे देखा। तभी वेटर ने ट्रे को उसकी कोहनी की तरफ जोर से मारा। धप्प! अरे! ट्रे से रेड वाइन की बोतल जमीन पर गिरी और टूट गई। लाल रंग की वाइन फर्श पर फैल गई, यहां तक कि आयान की पैंट भी उससे भीग गई। उस समय वेटर ने उसकी तरफ इशारा किया और उल्टा उसी पर इल्जाम लगाते हुए बोला, सर,
आपने मुझसे टकरा कर रेड वाइन गिरा दी। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।